हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में समझेंगे टेंस क्या होते हैं, तो टेंस के पार्ट्स को भी समझेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि अगर आपको टेंस समझ में आ गया तो इंग्लिश में आपको एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टाइप की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं टेंस। टेंस का अर्थ होता है, हिंदी में कहते हैं इसको काल यानी कि समय। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो इसके सेंटेंसेस में लास्ट में है आता है। नेक्स्ट होता है पास्ट टेंस, इसे कहते हैं भूतकाल, जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं, और जो समय बीत जाता है उसके लिए लास्ट में था देखने को मिलता है। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल, जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला होता है उसके लास्ट में गा देखने को मिलता है। तो हम इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। प्रेजेंट टेंस, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट टेंस, हूँ आ रहा है या है आ रहा है। मैं पढ़ रहा था, तो ये हो जाएगा पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस मैं पढ़ूंगा, तो ये फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो देखते हैं प्रेजेंट में पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट को हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट को सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। इसमें मुख्यतः 3 तरह के सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं। पहले सेंटेंस देखने को मिलते हैं जिनमें आदत होती है, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ या मैं खेलता हूँ, इस टाइप का कोई चीज़। दूसरी कोई सामान्य घटना, कोई घटना का वर्णन कर दिया गया। और तीसरी ऐसी चीज़ जो सार्वभौमिक सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे कि सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, या इस टाइप का कोई सेंटेंस। तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी इसको अच्छे से समझेंगे, सारे इसके सीक्वेंस वगैरह। नंबर 2 पे आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें काम चल रहा है होता है, इसमें जो वर्क है वो हमारा रनिंग कंडीशन में होता है, तो इसकी पहचान में रहा है आता है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स होता है काम फिनिश हो चुका है, काम हमारा खत्म हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है कि काम खत्म भी हो चुका होता है और काम आगे जारी भी होता है, मतलब किसी समय में काम शुरू हुआ होता है और वो अभी तक चल रहा होता है। ऐसे टेंसेस में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी पहचान में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलते हैं। इसमें सामान्य घटना या आदत या सार्वभौमिक सत्य को दर्शाया जाता है। आदत में आ जाता है, जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ। सार्वभौमिक सत्य का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसमें आता है जैसे कि सूर्य पूरब दिशा में उगता है, या फिर कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ऐसी घटनाएं जो हमेशा सत्य ही होंगी, उन्हें कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये सब इस टेंस में दर्शाया जाता है। फिर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ही, शी, इट, और प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं आई, यू, वी, दे। सिंगुलर, प्लूरल ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि इनका यूज होगा। अब देखते हैं, अगर हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो हम उसको कैसे बनाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें सिंपल से सेंटेंस हो, जिनमें नहीं का जिक्र ना हो, सिंपल से सेंटेंस हो। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, और अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के ब्रैकेट में लिख देते हैं सिंगुलर। अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ा जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट जोड़ा जाएगा, फिर अदर्स। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं जोड़ा जाएगा, एस या ईएस को नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ पे सीधे सीधे ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे और अदर्स जोड़ देंगे, बस हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि राज किताब पढ़ता है। तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए सब्जेक्ट ज्यादातर शुरुआत में ही होता है। वर्ब वो होती है जो काम हो रहा हो, जैसे यहाँ पे पढ़ने का काम हो रहा है तो इसको वर्ब कहेंगे। वर्ब ज्यादातर लास्ट में आती है। तो राज लिखेंगे सबसे पहले, राज हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब है पढ़ना, पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड। एस या ईएस जोड़ देंगे तो रीड्स हो जाएगा। किताब पढ़ता है बुक।
इसके बाद में अगर मान लीजिए कि हमारा ये प्लूरल सेंटेंस होता, इसकी जगह पे सेंटेंस कुछ और होता, राज किताब पढ़ता है की जगह पे हो जाता मैं किताब पढ़ता हूं, तो इसको कैसे बनाते? तो इसको नीचे लिख देते हैं मैं किताब पढ़ता हूं, क्योंकि यहां पे मैं को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है इसलिए। तो ये बनाया जाएगा, इसको इधर लिख देते हैं। मैं के लिए आई आता है, पढ़ना के लिए रीड आता है। अब क्योंकि आई को प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं और प्लूरल के साथ एस नहीं जुड़ता है, इसलिए हम लोग इसमें सीधे सीधे बुक लगा देंगे, आई रीड बुक। बस। तो मेन चीज जो यहाँ पे है वो ये है कि आपको ये सीक्वेंस याद होने चाहिए। अगर सीक्वेंस याद है तो आप ट्रांसलेशन कर लेंगे। इसके बाद में देखते हैं निगेटिव को कैसे बनाते हैं। देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है। तो निगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, और अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट लगाएंगे, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी वो लगेगी, लेकिन एस या ई एस नहीं जुड़ेगा। जो पहले जुड़ता था अब वो नहीं जुड़ेगा। फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स। इसके बाद में अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो डू नॉट आएगा, डज नॉट नहीं आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें ऐसे एस पहले भी नहीं जुड़ता था अब भी नहीं जुड़ेगा। फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर एक एग्जाम्पल है, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो इसको बनाएंगे हम लोग। तुम के लिए यू लिखते हैं, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले। यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में डू नॉट आएगा, तो यू डू नॉट। वर्ब ढूंढनी होगी हमको, वर्ब ज्यादातर लास्ट में होती है, खेलना वर्ब है तो ये हो जाएगा प्ले। और ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। नहीं खेलोगे, क्या नहीं खेलोगे? क्रिकेट, तो ये आ जाएगा क्रिकेट। इसके बाद दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। वह आम नहीं खाता है, तो यहां पे वह के लिए लगेगा ही, और ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट लगता है तो ही डज नॉट ईट, डज के बाद नॉट। खाना की इंग्लिश ईट होती है तो ईट, और आम के लिए मैंगो। बहुत सारे होते तो मैंगो लगा सकते थे। ये हमारा ट्रांसलेशन ऐसे हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं यस और नो टाइप, जिनका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इनकी शुरुआत क्या से होती है? हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है इनका, और इनकी शुरुआत जो होती है वो क्या से होती है, क्या से शुरू होते हैं ये। जैसे कि क्या मैं पत्र लिखता हूं, तो इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। या फिर क्या तुम जानते हो, हाँ या ना में जवाब मिल सकता है। ये यस और नो टाइप कहे जाते हैं। दूसरे होते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप, जिनका जवाब हाँ या ना में ना दिया जा सके। जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो, इस टाइप के सेंटेंसेस। तो देखते हैं यस और नो टाइप में सीक्वेंस इसका होता है डज या डू आता है सबसे पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट उसी हिसाब से आएगा, जैसे मान लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या मैं पत्र लिखता हूं, तो मैं यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है तो इसके लिए आई आएगा, और इसके पहले आई के साथ डू आता है तो डू आई, डू फिर सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना यानी कि राइट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, या एक पत्र होता तो राइट आ लेटर, फिर क्वेश्चन मार्क। या फिर दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं जो बहुत फेमस भी है। क्या तुम जानते हो, हालांकि ये आधा सा लग रहा है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। क्या तुम जानते हो, तो इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं डू यू नो, क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ डू आता है तो डू आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे नो है, KNOW, नो मीन्स जानना, क्वेश्चन मार्क। देखते हैं दूसरा टाइप जो होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। सेकंड टाइप जो होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। ये होते हैं प्रश्नवाचक शब्द वाले।
इसमें प्रश्नवाचक शब्द आते हैं जैसे कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इस टाइप के शब्द हमको सेंटेंस के बीच में देखने को मिलते हैं। तो इसको बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, फिर डज या डू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से डज या डू लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर क्वेश्चन मार्क। ट्रांसलेट करते हैं इसको, तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले आएगी, कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है। उसके बाद में जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो है तुम, तो तुम की इंग्लिश यू होती है, लेकिन सब्जेक्ट के पहले डज या डू आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग डू आना चाहिए। फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रहना की इंग्लिश होती है लिव। ऑब्जेक्ट और अदर्स इसमें कुछ नहीं है, तो हम सीधे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें अफर्मेटिव, इसकी पहचान सबसे जरूरी चीज वो होती है रहा है, इससे पहले बता चुके हैं। रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द अगर वाक्य के लास्ट में आते हैं तो हम समझ सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज या एम या आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर्स आते हैं। इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा, ये हमने इधर लिख दिया है। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन करता होगा, हमने सिंगुलर प्लूरल लिखा था इससे पहले, तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज लगेगा, प्लूरल होगा तो आर लगेगा, आई के साथ में एम लगेगा। इसके बाद निगेटिव, निगेटिव में आता है सब्जेक्ट लिखते हैं और कोई चेंज नहीं होता, बस केवल इज एम आर के बाद में नॉट लग जाता है, बाकी कोई चेंज नहीं आता। इंट्रोगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है, पहला होता है यस और नो टाइप, दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो जो यस और नो टाइप होता है इसके लिए इज एम आर सबसे पहले आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड वाले में पूरा पैटर्न सेम रहता है, यस और नो वाला, केवल क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है, बाकी पूरा सेम रहता है नीचे तक। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। तुम मंदिर जा रहे हो, इसको सबसे पहले बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है यहाँ पे तुम की इंग्लिश होती है यू। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक चीज लगेगी, तो यू को प्लूरल माना जाता है इसलिए आर लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पे है जाना, जाना की इंग्लिश गो, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा गोइंग। मंदिर जा रहे हो यानी कि मंदिर को जा रहे हो, को इसमें हिडन होता है इसलिए टू टेम्पल लगाएंगे, टू टेम्पल। अगर निगेटिव हो तो हम कह देंगे यू आर नॉट गोइंग टू टेम्पल, यू आर नॉट गोइंग टू टेम्पल। अगर इंट्रोगेटिव होता है और सेंटेंस ऐसे होता है क्या तुम मंदिर जा रहे हो, शुरुआत में क्या आ जाता है, क्या तुम मंदिर जा रहे हो, तो हम इसको लिख देते हैं एक बार, ऐसे आ जाता है क्या तुम मंदिर जा रहे हो। तो ये जो आर है ये शुरुआत में आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा, आर यू गोइंग टू टेम्पल हो जाएगा, आर यू गोइंग टू टेम्पल और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है कि तुम मंदिर क्यों जा रहे हो, तो हम वाई, क्यों की इंग्लिश वाई को सबसे पहले लगा देंगे, बाकी पूरा सेम रहेगा, वाई आर यू गोइंग टू टेम्पल। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखते हैं टेंस नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी कि अगर वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाएगा। इसके में अफर्मेटिव जो आता है, अफर्मेटिव का सीक्वेंस ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैज़ या हैव में से कोई एक चीज़ आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर्स आएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो हैज़ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव आएगा। सिंगुलर प्लूरल हम बता चुके हैं इससे पहले ही, तो आपको याद रखना है। निगेटिव में कोई चेंज नहीं होता, बस हैज़ हैव के बाद में नॉट लग जाता है और कोई चेंज नहीं होता। इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, यस और नो टाइप, जिनका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, जो क्या से शुरू होते हैं। दूसरे होते हैं प्रश्नवाचक शब्द से यूज होने वाले, तो यहाँ पे आता है हैज़ हैव शुरुआत में आएगा सबसे पहले, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो पूरा पैटर्न सेम रहता है, बस क्वेश्चन वर्ड पहले जुड़ जाता है और कुछ चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, तो तुम खाना खा चुके हो, या फिर इसको चेंज करके तुम की जगह वाह कर देते हैं, प्लूरल के बजाय सिंगुलर कर देते हैं अगर इसको हम, तो ये हो जाएगा वह खाना खा चुका है हो जाएगा। तो इसका ट्रांसलेशन जब करेंगे तो वह को इंग्लिश में कहते हैं ही, तो ये हो जाएगा ही। सब्जेक्ट हो गया, फिर हैज़ या हैव में से कुछ एक आना है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ में हैज़ आता है तो ही हैज़। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, खाना की थर्ड फॉर्म होती है ईट,
ईटन होती है, खाना की इंग्लिश ईट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, क्या खा चुका है, खाना खा चुका है, खाना यानी कि भोजन यानी कि फूड, तो ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगर ये निगेटिव होता है, वह खाना नहीं खा चुका है, तो ही हैज़ नॉट ईटन द फूड, नॉट लग जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद में अगर ये ऐसे हो जाता है, क्या वह खाना खा चुका है, क्या लग जाता है, इरेज करके बता देते हैं एक बार। अगर यहाँ पे क्या लग जाता है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा, बस केवल हैज़ शुरुआत में आ जाएगा, हैज़ ही ईटन द फूड, ये हो जाएगा। उसके बाद में अगर कब क्यों कैसे वाली चीज़ें बीच में आती हैं तो उसकी जो इंग्लिश होगी वो सबसे पहले लिख देंगे और कोई चेंज नहीं होगा। देखते हैं टेंस नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में पहचान रहा है, रही है, रहे हैं होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो था उसमें भी यही पहचान थी, लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि इसमें समय दिया रहता है। तो देखते हैं अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या लगती हैं, तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हैज़ बीन, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हैव बीन। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट में हैज़ बीन या हैव बीन, इनमें से कोई एक लगेगा। सिंगुलर है तो हैज़ बीन, प्लूरल है तो हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। नेगेटिव होगा तो हैज़ और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, यानी कि हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन हो जाएगा। उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर होता है तो हैज़ हैव सबसे पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बीन आता है। ये खास बात है कि सब्जेक्ट बीच में आता है, हैज़ फिर सब्जेक्ट फिर बीन फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स, क्वेश्चन मार्क। और अगर क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है वो, यानी कि कब क्यों कैसे कहाँ से शुरू होता है, ये क्या से शुरू होने वाले होते हैं, और क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वो होते हैं जिनमें कब क्यों कैसे कहाँ आता है। तो उनमें क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हैज़ या हैव लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स। एक सबसे खास बात, समय दिया रहता है तो उस समय के लिए यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ होता है। तो अगर समय की निश्चित अवधि दी होती है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम सिंस लगाते हैं, और अगर केवल समय की अवधि दी होती है तो फॉर लगाते हैं। समय की निश्चित अवधि और समय की अवधि में अंतर क्या होता है, तो अगर समय निश्चित है, जैसे कि लिखा है मैं सोमवार से पत्र लिख रहा हूं, तो अगर सोमवार निश्चित है तो सिंस लगेगा, या फिर जनवरी आ गया, जनवरी से, तब भी सिंस लगेगा। उसके अपोजिट अगर लिखा होता है कि 4 दिन से, तो वो 4 दिन निश्चित नहीं है कि कौन से 4 दिन होंगे, या फिर लिखा है 4 महीनों से, तो 4 महीने भी निश्चित नहीं है कि कौन से 4 महीने होंगे, या फिर 4 साल से, तो वहाँ पे हम फॉर लगाते हैं। और जहाँ पे निश्चित हो जाता है, जैसे कि बुधवार से, या फिर जनवरी से, या फिर 1999 से, तो वहाँ पे सिंस लगाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके लिए इसको इरेज कर देते हैं। पहले देखते हैं इसके 2 एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 है, वे 2004 से दिल्ली में रह रहे हैं। तो वे यानी कि दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हैव बीन आएगा, तो हम लोग लिखेंगे दे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख लिया, फिर हैव बीन, तो हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रह रहे हैं, रहना की इंग्लिश होती है लिव, तो ये हो जाएगा लिविंग, आईएनजी जुड़ जाएगा तो लिविंग। ऑब्जेक्ट कहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में, तो इन दिल्ली, DELHI। 2004 क्लियर है, 2004 ही है, तो सिंस लगेगा यहाँ पे, सिंस 2004। देखें अगर यहाँ पे निगेटिव होता तो हम ये बनाते दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2004। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह 4 घंटे से एक पत्र लिख रहा है, तो वह के लिए ही आता है, और ही के साथ में हैज़ बीन आता है, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही हैज़ बीन। लिखना राइटिंग, आईएनजी जुड़ेगी इसलिए राइटिंग। तो देखिए हमने क्या क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिख लिया, हैज़ या हैव में से एक चीज़ लिख ली, बीन लिख लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिख ली, ऑब्जेक्ट अदर्स लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या लिख रहा है, वो एक पत्र लिख रहा है, तो आ लेटर। कब से, 4 घंटे से। 4 घंटे क्लियर नहीं है कि कौन से 4 घंटे हैं, किसके बीच के 4 घंटे हैं, तो इसलिए हम लोग फॉर लिखेंगे, फॉर 4 आवर्स। तो इस तरीके से ये 4 टेंस खत्म होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट के और फ्यूचर के 4 टेंस डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें।